हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 प्राचीन इतिहास का। पिछले लेक्चर में हमने यूनानी रोमन लेखकों के बारे में पढ़ा था और भी पीछे हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम चीनी लेखक और अरबी लेखक और अन्य लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 4, 2 6 और 2 8, टोटल 8 लेखकों के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री डाल देते हैं और हम पढ़ने वाले हैं चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक चीनी लेखक या यात्री हम कह सकते हैं। जो पहला आया था वो आया था फाहियान। फाहियान पहले थे जो आए थे और ये जो आए हुए थे तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। और अगर बात की जाए तो ये टोटल 14 वर्ष तक भारत में रहे, पहली चीज। और ये जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और एक और कहा जाए मध्य प्रदेश, जिसे हम लिख देते हैं एमपी, मध्य प्रदेश की प्रजा को जनता को सुखी और समृद्ध, यह कहते हैं, और खुश बताया। और वहां की संस्कृति, वहां की जनता की संस्कृति के बारे में भी इन्होंने बताया था और एमपी की जनता को सुखी और समृद्ध भी बताया। और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, 14 वर्ष तक रहे भारत में और एमपी की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। ये इन्होंने काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे थे वो थे सयुगन। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए। ये 14 वर्ष तक भारत में रहे और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, सुखी और खुशी बताया, चाहे सुखी और समृद्ध बताया। और जनता की संस्कृति के बारे में इन्होंने जानने का प्रयास किया। चलिए अगला। अगले जो हैं दूसरे संयुगन, ये जो है ये मतलब 518 ईस्वी में 518 ईस्वी में ये आए में आए, लिख दें
और टोटल ये 3 वर्षों तक रहे। ते 3 वर्षों तक रहे और ये अपने 3 वर्षों की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ एकत्रित किया। तीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ एकत्रित किया। 1518 ईस्वी में आए और ये 3 वर्षों तक रहे और ये अपनी 3 वर्षों की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त की और जानकारी जो थी वो एकत्रित की। ये थे सयुगन। तीसरे हैं ह्वेनसांग, लेकिन वो उनका टॉपिक थोड़ा लंबा है तो उनको बताने से पहले एक काम करते हैं, इत्सिंग को बता देते हैं। पहले फाहियान, दूसरे इत्सिंग, मतलब सयुगन। अब जो पढ़ेंगे वो है इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग सातवीं शताब्दी के ये जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में आए। और दूसरी चीज जो है वो है नालंदा विक्रमशिला अपने समय के भारत, जानते हैं आप बिहारवा के नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब नालंदा में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ जो उनका अपने समय का भारत था उसके बारे में चर्चा की इन्होंने। अपने समय के भारत में कि इनके समय में कैसा था भारत, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ये थे इत्सिंग। अब अगले हैं वो है ह्वेनसांग। चले चलते हैं, 7वीं शताब्दी के अंत में आए और अंत में भारत आए और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये जो थे ये अधिकतर खोज करने आ रहे थे क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप जानती हैं काफी लोग आए, उस समय भी काफी आक्रमण होते रहते थे। अब जो अगले हैं
हुएनसांग। मेरा नाम है हर्ष और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। वाह, वर्धन आगे और जोड़ दीजिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। समझ में आवा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। इनके ऊपर एक पुस्तक भी है जिसका नाम है सियुकी, और ये टोटल मतलब 619 ईस्वी में अगर कहा जाए तो जो दूसरा है 619 मतलब 629 ईस्वी में चीन से निकले। आने में इन्हें लगभग आने में 1 वर्ष लग गया। आने में लगभग इन्हें 1 वर्ष लग गया, और इसलिए ये यहां 15 वर्ष तक रहे। और जो है एक चीज उन्होंने कही, वो ये कही सिंध का राजा शूद्र है। सिंध का राजा शूद्र है। चलिए, इतना हो गया। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी पे चीन से निकले, लगभग आने में इन्हें 1 वर्ष लग गया। तो जो 1 वर्ष इन्हें आने में लग गया, और ये 15 वर्ष तक भारत में रहे, यानी 630 से जोड़ दो 645 तक। और सिंध का राजा शूद्र है, इन्होंने कहा। और एक चीज और थी कि अगर कहा जाए तो 645 ईस्वी में ये वापस लौटे। अभी तो काफी चीज बाकी है इन्होंने जो मतलब 15 सालों में की, वो तो ये थोड़ा है। सिंध का राजा शूद्र है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने में लगभग इन्हें 1 वर्ष लगा। 15 वर्ष तक ये रहे, और इन्होंने कहा सिंध का राजा शूद्र है, और 645 ईस्वी में वो वापस लौटे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाए तो बिहार के नालंदा, बिहार के नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय में चलिए इन्हें लिख देते हैं। और ये नालंदा में स्थित है।
इन्होंने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त किया। अब चलिए, इन्होंने वहीं से शिक्षा ली। अब इनके समय पे एक कुलपति थे यहीं पर, जहाँ पढ़ते थे, कुलपति आचार्य। कुलपति आचार्य थे जिनका नाम था शीलभद्र। शीलभद्र नाम था, एक तो ये पता होना चाहिए, शीलभद्र, शीलभद्र नाम था। और इन्होंने हर्षवर्धन के शासन काल पे मतलब उनकी राजनीतिक, समाज आदि के बारे में भी बताया है, ऐसा है। और इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में काफी मतलब जानकारी एकत्र की। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र की इन्होंने। अब चलिए, जो अगली चीज थी उसको जानते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र की, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उस समय एक कुलपति आचार्य थे जिनका नाम था शीलभद्र। अब जो अगले इनका कुलपति आचार्य जिनका नाम था शीलभद्र, बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी एकत्र की और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में काफी कुछ बताया। और जो अगली चीज है वो ये है कि इनके भ्रमण से जो संबंधित है वो एक है, उसका नाम है एक भ्रमण वृत्तांत है ये, जिसका नाम है सियुकी वृत्तांत। अब इसमें एक 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण इसमें मिलता है, सियुकी में। और इन्होंने बुद्ध के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया है। इन्होंने बुद्ध के साथ सूर्य और शिव की भी प्रतिमा का पूजन किया। और हर्षवर्धन के समय में समाज आदि और उनके शासनकाल और उनकी राजनीति
का भी वर्णन किया। ये है, ये तो हुइंसोंग, ये भ्रमण वृत्तांत है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ये भ्रमण वृत्तांत सियूकी 138 देशों का इसमें विवरण मिलता है। हो गए चारों। अब आते हैं अरबी लेखकों के बारे में। पहले हैं अल बरूनी। ये जो है ये महमूद गजनवी के साथ आए। आप गजनी मूवी से याद रख सकते हैं इसे। महमूद गजनवी के साथ आए और टोटल इन्होंने 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने टोटल। और आगे चलें तो ये तुर्कमेनिस्तान, जिसे खीव कहते थे, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, जिन्हें यहाँ के हैं। और अब बात करें इनकी पुस्तक के बारे में तो वो है किताबुल हिंद या तहकीक। इसका मतलब है भारत की खोज। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये इनका है। ये महमूद गजनवी के साथ आए थे, तुर्कमेनिस्तान के थे। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ये इनकी पुस्तक है, ये कह सकते हैं इनकी ग्रंथ। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे वाले के पास। दूसरे थे इब्न बतूता। इनका है यात्रा वृत्तांत।
जो है रेहला। और अगर इनके बारे में जानने वाली जो दूसरी बात है तो वो ये है, दिल्ली सल्तनत 1333 ईस्वी में यह मोहम्मद बिन तुगलक 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 से तो खुश होकर इन्हें जो है दिल्ली का काजी बना दिया, यानी न्यायाधीश। दिल्ली का काजी बना दिया, यानी न्यायाधीश बना दिया। ये इनके दरबार में आए थे। ये रहा रेहला इनका यात्रा वृत्तांत। इस प्रकार है, दिल्ली का काजी बना दिया और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। चलिए आगे चलते हैं। और इनका यात्रा वृत्तांत है जो है रेहला, इनका यात्रा वृत्तांत। और ये 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके दरबार में आए थे। तो उन्होंने खुश होकर इन्हें दिल्ली का काजी बना दिया, यानी न्यायाधीश। अब चलिए आगे चलते हैं। इनका यात्रा वृत्तांत याद रखना है, रेहला और दिल्ली का काजी बना दिया। ये अब अन्य में पहले है तारानाथ। तिब्बती लेखक और इनके ग्रंथ है जिनका नाम है तंगयूर या तंगूर और कैंगूर, ये दो हैं, तंगूर और कैंगूर। अब और बाकी कुछ इनके बारे में जानू नहीं है। तिब्बती लेखक थे और उनकी ये दो पुस्तकें हैं। और जो दूसरे हैं वो है मार्को पोलो। अब मार्को पोलो के बारे में जाने तो ये 13वीं शताब्दी के अंत में
पांड्य देश की यात्रा में गए, पांड्य देश की यात्रा में गए। 13वीं शताब्दी के अंत में ये पांड्य देश की यात्रा पे गए और ये जो इसका इतिहास है वो पांड्य इतिहास में मिल गया है। पांड्य इतिहास पे ये मिल गए हैं। तारानाथ तिब्बती लेखक थे, तैमूर और कंजूर इनकी मतलब पुस्तक, और मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में आए थे और पांड्य देश की यात्रा पे गए थे और पांड्य इतिहास में इसका वर्णन मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब कल भीमबेटका और आगे बढ़ेंगे। अभिलेख, कल हम अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।